उसको हम समझ लेते हैं, अस्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जो कि नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल का सिस्टम है। जब वो नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल का सिस्टम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन खत्म हो जाएगी और सिंपली जो हैमिल्टोनियन बच जाएगा वो हैमिल्टोनियन में काइनेटिक एनर्जी होगी और प्लस उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल न्यूक्लियाई की वजह से होगी, जिसको हम एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी बार दफा कह रहे हैं। और इस एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी को इस वक्त हमने यहाँ पे वी एस से वी एस ऑपरेटर से डिनोट किया है। और जब हमने उस काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को वैल्यूएट किया तो ये आ गया। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब वैल्यूएट किया तो ये आ गया। इस तरह से यहाँ पे नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल के लिए हमने जो हैमिल्टोनियन है वो लिख लिया। अब इस हैमिल्टोनियन को लिखने पर उस हैमिल्टोनियन को देख करके हमने यहाँ से उसका एनर्जी फंक्शनल लिख लिया। जो असल इशू था वो एनर्जी फंक्शनल है, और ये एनर्जी फंक्शनल जो है ये हमने लिखा है काइनेटिक एनर्जी फंक्शनल के तौर पे, तो सॉरी डेंसिटी एनर्जी फंक्शनल के तौर पे। डेंसिटी एनर्जी फंक्शनल के तौर पे इसको लिखने पर हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस एनर्जी फंक्शनल को के ऊपर वेरिएशनल प्रिंसिपल अप्लाई करके हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी डेंसिटी मालूम कर सकते हैं नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम की। ग्राउंड स्टेट डेंसिटी मालूम कर सकते हैं नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम। तो नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम की लिए जब हमने वेरिएशन करेंगे तो वेरिएशन करने का मतलब इस एनर्जी फंक्शनल का डेरिवेटिव लेकर के विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशनल वेरिएबल जो कि इस वक्त है आपका डेंसिटी, ग्राउंड स्टेट डेंसिटी। तो ये डेंसिटी जो है इसके एतबार से इसका जो हमने लिया पार्शियल डेरिवेटिव या फंक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ई कोहनशाम एनर्जी फंक्शन, इसको कहते हैं कोहनशाम एनर्जी फंक्शनल। देखो इसके साथ लिखा हुआ है एनर्जी फंक्शनल फॉर द गिवन एक्सटर्नल पोटेंशियल वी एस, यानी कोहनशाम पोटेंशियल यूं समझ लें। तो उसमें जी सर। उसमें ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ये इक्वेशन बन गई अब नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल के लिए। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो जिसमें इंटरेक्शन भी शामिल हो जाए, लेकिन अभी हम जब नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल में यहाँ पे बात करते हैं तो हमें इस इक्वेशन को लिखने के लिए यहाँ पे टी एस एन चाहिए। अब टी एस एन जो है ये असल में काइनेटिक एनर्जी फंक्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी फंक्शनल जो है उसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। जब उसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी जो है सॉरी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उससे जी सर। ग्राउंड स्टेट एनर्जी में वही एरर आएगा जो हम इस अप्रोक्सीमेशन के लिए जी जी जो एरर इस अप्रोक्सीमेशन के लिए आएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से करते हैं कि ये जो एनर्जी फंक्शनल है इस एनर्जी फंक्शनल को लिखने की बजाय, इस एनर्जी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट जी फॉर्म को लिखने की बजाय कोई अल्टरनेटिव वे ऐसा ढूंढते हैं जिसमें हमें ये वाला एनर्जी फंक्शनल लिखना ना पड़े लेकिन ग्राउंड स्टेट डेंसिटी भी जी मालूम हो जाए। पहले तो ग्राउंड स्टेट डेंसिटी मालूम होनी थी, ये जो इक्वेशन बननी थी ये इसकी मिनिमाइजेशन की कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की है। उस कंडीशन को जो भी डेंसिटी सेटिस्फाई करती वो वाली ग्राउंड स्टेट डेंसिटी बन जानी थी। लेकिन अब ये ग्राउंड स्टेट डेंसिटी जो है बनने के लिए एक मसला आ गया कि जब हमें ये वाली इक्वेशन लिखनी जी है, ये वाली इक्वेशन लिखनी तो उसमें हमें चाहिए तीन चार चीजें चाहिए, दो चीजें चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज चाहिए जो कि काइनेटिक एनर्जी फंक्शन जिसको हम कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट होगा, एरर आएगा। उसने कहा कि कोई ऐसा अल्टरनेटिव वे जी ढूंढते हैं जिससे हमें ये वाला एनर्जी फंक्शन लिखना ही ना पड़े। तो उन्होंने कहा अच्छा उसका अल्टरनेटिव क्या है। उसका जी अल्टरनेटिव उन्होंने कहा कि ये करते हैं, चूंकि ये जो सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं ये नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम है। अगर ये नॉन इंटरैक्टिंग जी पार्टिकल का सिस्टम है तो फिर इसका मतलब ये हुआ
कि इसका जो टोटल वेव फंक्शन है, यानी ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, यानी उसका टोटल या ग्राउंड स्टेट मैनी बॉडी ग्राउंड स्टेट वेव है ना, उसको हम सिंगल स्लेटेड डिटर्मिनेंट के तौर पे लिख सकते हैं। अब सिंगल स्लेटेड डिटर्मिनेंट के तौर पे जब लिखेंगे तो ये जी कहाँ से आएंगे? ये आने के लिए फिर उन्होंने बताया कि ये सिंगल पार्टिकल ऑर्बिटल जो हैं, ये इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से हासिल जी होंगे। और फिर डेंसिटी, जब हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इस श्रोडिंगर इक्वेशन को, तो उसके नतीजे में हमें फाई जे मिल जाएंगे। जो ही हमें फाई जे मिलेंगे तो हम उसके नतीजे में क्या कर लेंगे, डेंसिटी मालूम कर लेंगे। तो अभी हमें फिर इस इक्वेशन की जी तरफ जाना ही नहीं पड़ा, हमने एक अल्टरनेटिव वे ढूंढ लिया कि असल में हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और उसके नतीजे में यहाँ पे एनर्जी जो डेंसिटी है वो हम उसके नतीजे में यहाँ से मालूम कर लेंगे। इस तरह से ओके सर। अगर मैं समराइज करूं आपके सामने, तो कोहन-शाम इक्वेशन में कोहन-शाम वगैरह ने ये किया कि एक नॉन समरी, एक नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम कंसिडर किया, उस नॉन इंटरैक्टिंग जी सिस्टम का हैमिल्टोनियन लिखा, उस हैमिल्टोनियन जी के ऊपर होहनबर्ग कोहन थ्योरम अप्लाई किए। होहनबर्ग कोहन थ्योरम चूंकि जी उसके ऊपर अप्लाई होते हैं नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम के ऊपर, और होहनबर्ग कोहन थ्योरम के मुताबिक एनर्जी फंक्शनल लिखा जा सकता है जी किसी भी सिस्टम के लिए जो होहनबर्ग कोहन थ्योरम को सेटिस्फाई करता हो। अब ये जो हमारा नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम है, जी ये भी होहनबर्ग कोहन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तो इसके लिए भी फिर एनर्जी फंक्शनल लिखा जा सकता है। तो हमने इक्वेशन जी सर। 2.25 में उसका एनर्जी फंक्शनल लिख लिया। अब जब ये एनर्जी फंक्शनल हमने लिख लिया यहाँ पर, तो इसके जी ऊपर कोहन थ्योरम, होहनबर्ग कोहन थ्योरम के रिजल्ट्स के मुताबिक इस एनर्जी फंक्शन का जब हम जी वेरिएशन अप्लाई करेंगे तो हमें मिनिमम एनर्जी वाली ग्राउंड स्टेट मिल जाएगी। अब मिनिमम एनर्जी वाली ग्राउंड स्टेट तो जी हमें मिल जाएगी इस इक्वेशन से 2.26 से, लेकिन इस इक्वेशन 2.26 को लिखने में एक मसला आ गया। जी उसमें मसला ये आ गया कि यहाँ जी पे जो टी एन एस है, टी एस एन है, ये अप्रोक्सीमेट करनी पड़ेगी। जब ये अप्रोक्सीमेट जी करनी पड़ेगी तो उनका उन्होंने अल्टरनेटिव हल ढूंढा, और वो अल्टरनेटिव उनका जो ढूंढा, उसने उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं करते, हम जो है उसका अल्टरनेटिव ये ढूंढ लेते हैं कि हमें चूंकि पता है कि जी नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम का जो मैनी बॉडी वेव फंक्शन है, उसको हम इस तरह से स्लेटर डिटरमिनेंट की सूरत में लिख सकते हैं। और जी स्लेटर डिटरमिनेंट में लिखने के लिए ये जो फंक्शन यूज ओके होंगे, सर। ये फंक्शन जो है हम कहाँ से हासिल करेंगे? ये हम हासिल करेंगे यहाँ से, अपने श्रोडिंगर इक्वेशन, इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये सिंगल पार्टिकल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने से फिर वहां से सिंगल पार्टिकल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वहां से कैसे डेंसिटी हासिल होगी, तो उसको डेंसिटी हासिल करने का ये फार्मूला जी उन्होंने बना लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब मसला हल हो गया। लेकिन ये मसला हल हुआ है किसके लिए? नॉन ओके सर। इंटरैक्टिंग पार्टिकल के लिए। जबकि हमारे जो असल सिस्टम होते हैं वो नॉन जी जी नॉन इंटरैक्टिंग नहीं होते, वो नहीं होते। इंटरैक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? जी ये इंटरैक्टिंग नॉन होते हैं। इंटरेक्टिंग सिस्टम एज्यूम किया हुआ है। अज्यूम किया हुआ है, ये नॉन इंटरैक्टिंग जी जी सिस्टम हमने अज्यूम किया, और उसके लिए हमने एक जी फार्मूला बना लिया उसकी ग्राउंड स्टेट डेंसिटी को कैलकुलेट करने की। क्या कर जी लिया? जी ग्राउंड स्टेट डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बनवाए। फार्मूला बना लिया। लेकिन जी असल तो हमारे सिस्टम कौन से हैं? इंटरैक्टिंग। इंटरेक्टिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है, कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसा तरीका है कि हम इसी लाइन के ऊपर चलते जी हुए, जिस तरह से हमने नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम के लिए एक इक्वेशन बना ली, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, जी और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमने उस नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम की ग्राउंड स्टेट डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, हम ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इन्हीं लाइनों के ऊपर चल करके कोई इस तरह की सिंगल पार्टिकल इक्वेशन बना लें, जिस सिंगल पार्टिकल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें इंटरैक्टिंग सिस्टम की
ग्राउंड स्टेट डेंसिटी दे दें, तो ग्राउंड स्टेट डेंसिटी जो है वो इंटरैक्टिंग सिस्टम की जब आएगी तो उसमें फिर हमें ये सोचना पड़ा कि क्या ऐसी चेंजेस हम कर सकते हैं जिसमें इक्वेशन 2.28 में कोई ऐसी क्या चेंजेस करें कि इसी तरह की इक्वेशन बने, लेकिन उस इक्वेशन में ये जो वेव फंक्शंस हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इनसे हम अपने इंटरैक्टिंग सिस्टम की इससे हम अपने इंटरैक्टिंग सिस्टम की ग्राउंड स्टेट डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर ले। तो बेसिक वेरिएबल हमारे पास जो है वो ग्राउंड स्टेट डेंसिटी ही है, लेकिन ग्राउंड स्टेट डेंसिटी हम चाहते हैं कि ग्राउंड स्टेट डेंसिटी हम इंटरैक्टिंग सिस्टम की भी मालूम कर लें, लेकिन उस इंटरैक्टिंग सिस्टम की जो ग्राउंड स्टेट डेंसिटी है उसके लिए हमें प्रोसीजर वैसा ही हो जैसा हमने नॉन इंटरैक्टिंग के लिए किया हुआ है। तो नॉन इंटरैक्टिंग के लिए जो प्रोसीजर किया हुआ है वो बड़ा सिंपल है। वो सिंपल ये है कि हमारे पास वन पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन है जिसमें जिसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने पर उसके जो सॉल्यूशंस हैं जिनका नाम हमने सिंगल पार्टिकल ऑर्बिटल रखा हुआ है, इन सिंगल पार्टिकल ऑर्बिटल से हम जो है वो ग्राउंड स्टेट डेंसिटी जो है वो मालूम कर लेते हैं नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम की। लेकिन हमारा असल जो इशू है वो है हमारा इंटरैक्टिंग सिस्टम की ग्राउंड स्टेट डेंसिटी मालूम करना, क्योंकि हमारे असल सिस्टम जो है वो इंटरैक्टिंग सिस्टम है। तो फिर उसके लिए कोहन शाम ने एक स्कीम बताई, कोहन शाम ने एक प्रोसीजर बताया, कोहन शाम ने एक मेथड अडॉप्ट किया। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि उन्होंने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया। कोहन शाम ने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया? तो कोहन शाम ने यही बात जहन में रखी कि भाई ठीक है, जिस तरह नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम के लिए कि श्रोडिंगर इक्वेशन बनाते हैं वन पार्टिकल, इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि हम इंटरैक्टिंग सिस्टम के लिए भी एक कोहन शाम इक्वेशन बना लें। लेकिन उन्होंने सोचा कि जो जो इंटरैक्टिंग सिस्टम है उसके लिए जो कोहन शाम इक्वेशन बनाएंगे उस कोहन शाम इक्वेशन में क्या चेंजेस आनी चाहिए, तो उन चेंजेस को असल में ढूंढना था। उन जी चेंजेस जी को ढूंढने के लिए उन्होंने ये किया जो मैं ऑलरेडी आपको जी पिछले लेक्चर में या पिछली दफा मैं बता चुका, लेकिन फिर दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर जी कि उन्होंने ये करने के लिए कि भाई ये जो वन पार्टिकल इक्वेशन जिस तरह से हमने नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम के लिए बनाई है, इसी तरह जी हम इंटरैक्टिंग सिस्टम के लिए बनाना चाहते थे। तो फिर इंटरैक्टिंग सिस्टम में इक्वेशन बनानी है तो फर्क कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, ये क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टर्म है तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म में फर्क आएगा, लेकिन अभी ये नहीं पता था कि फर्क क्या आएगा। और साथ में ये भी पता चलाना था कि जो फर्क आएगा क्या वो फर्क जो है वो एक्चुअल में हमारा जो असल मकसद है उसको भी पूरा जी करेगा कि नहीं करेगा। असल मकसद हमारा ये है कि इंटरैक्टिंग सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट डेंसिटी को मालूम कर लेना। तो उन्होंने फिर उसके लिए ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि उन्होंने जी जो फुली इंटरैक्टिंग सिस्टम था उसका जो हैमिल्टोनियन है उसकी मदद से उसका जो एनर्जी फंक्शनल है वो इस सूरत जी में था। इस एनर्जी फंक्शनल में उन्होंने लिखा तीन टर्म्स को, काइनेटिक एनर्जी फंक्शनल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन पोटेंशियल फंक्शनल एनर्जी जी फंक्शनल, और ये है एक्सटर्नल एनर्जी फंक्शनल। फिर उन्होंने यहाँ पे इसको ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप करते हुए उन्होंने काइनेटिक एनर्जी टर्म को नॉन इंटरैक्टिंग काइनेटिक एनर्जी और प्लस जो रिमेनिंग पार्ट है उसको उन्होंने शामिल कर लिया इस टर्म के अंदर। फिर इसी तरह से जो जी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है इसका जो नॉन इंटरैक्टिंग पार्ट है वो उस उन्होंने इस तरह से इस टर्म से शामिल कर लिया जिसको हमने हार्टरी टर्म कहा या हार्टरी एनर्जी फंक्शनल कहा या हार्टरी एनर्जी कहा सिंपल। और तीसरी टर्म जी तो वैसे ही लिख ली जो वैसे ही मौजूद है पहले से। लेकिन जी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा काम उन्होंने कहा कि सपोज करो यहाँ पे हमने इंटरैक्टिंग सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखा है नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम नॉन की इंटरेक्टिंग काइनेटिक जी एनर्जी। तो जो रह गया पार्ट, जो इफेक्ट रह गया होगा उसको हम शामिल कर लेते हैं इस टर्म के अंदर। इसी तरह से जी जब उन्होंने कहा कि हमने इसको जो जी आपस में इलेक्ट्रॉन की कूलम कूलम इंटरेक्शन एनर्जी है
उसको हम जब नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो उसको हमने ब्रेकअप कर लिया दो पार्ट में। उसका जो इंटरेक्शन का जो कूलम इंटरेक्शन थी जिसको क्लासिकल कूलम इंटरेक्शन जी कहते हैं उसको हमने इस तरह लिख लिया, और बाकी जो मिसिंग पार्ट है उसको हमने कहा कि हम यहाँ पे जो एक्सचेंज पार्ट है उसको हमने कहा कि हम इसमें शामिल कर लेते हैं इस इंटरम के अंदर। तो उसके लिए फिर जब दोबारा उन्होंने उसके ऊपर ऑलर इक्वेशन जी लगा करके उसको कंपेयर किया तो उनको पता चल गया, उनको ये पता चल गया कि इंटरैक्टिंग सिस्टम के लिए यहाँ पर जो वी एस आर यानी पोटेंशियल एनर्जी टर्म होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो है वो कहाँ कैसे बनेगी। तो वो जी ये उन्होंने 2.34 में ये नुस्खा उनके सामने आ जी गया। अब आपने जो सिंगल पार्टिकल इक्वेशंस हैं उसमें जो पोटेंशियल आपने लिखना है इंटरैक्टिंग सिस्टम के लिए, वो अब सिंपल एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं होगा, बल्कि वो एक्सटर्नल पोटेंशियल प्लस हार्टरी पोटेंशियल और प्लस जो है वो एक और तरह का पोटेंशियल होगा जिसको कहते हैं हम एक्सचेंज कोरिलेशन जी पोटेंशियल। और एक्सचेंज कोरिलेशन पोटेंशियल जो है ये फंक्शनल डेरिवेटिव होगा एक्सचेंज जी कोरिलेशन। तो जी इंटरैक्टिंग सिस्टम के लिए फिर हमें इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें ये वाला जो इफेक्टिव पोटेंशियल है वो अब सिंपल जी वी आर नहीं होगा, बल्कि वो ये पूरे का पूरा पोटेंशियल होगा जिसमें तीन टर्म्स होंगी। ये एक्सटर्नल पोटेंशियल हो गया, ये हार्टरी पोटेंशियल हो गया, जी और ये एक्सचेंज कोरिलेशन पोटेंशियल हो गया। अब फिर उन्होंने कहा कि जब हम इस ओके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसके जो ऑर्बिटल सिंगल पार्टिकल ऑर्बिटल आएंगे, उन्हीं सिंगल पार्टिकल ऑर्बिटल को हम फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। इसके नतीजे में ये जो इक्वेशन बनी थी इक्वेशन 2.36, इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये इंटरैक्टिंग सिस्टम के लिए कोहन-शाम इक्वेशन है। ठीक है, ये जो सिंगल पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन इसको कहते हैं अक्सर कोहन-शाम इक्वेशन। इसलिए जी सर ये जो कोहन-शाम इक्वेशंस हैं 2.36, ये सारी कोहन-शाम इक्वेशन है कहाँ से स्टार्ट होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जी जो कोहन-शाम इक्वेशंस हैं वो 2.34 से लेकर के 2.37 तक जो सारी इक्वेशंस बन गई, ये सारी की सारी जो हैं ये कोहन-शाम इक्वेशन थी। कौन सा नाम ये देखो मैंने ना डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गया हूँ। ये एक डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी जो है इसकी एक इक्वेशन है जी जिसको हम जिसको हम कोहन-शाम इक्वेशन कहते हैं। और कोहन-शाम इक्वेशन बनाने के लिए जो एनर्जी फंक्शनल है वो एनर्जी फंक्शनल जो है उसको इस तरह से ब्रेकअप कर लिया जाता है जिसमें ये काइनेटिक एनर्जी पार्ट है, ये पोटेंशियल एनर्जी पार्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन जी इलेक्ट्रॉन जी इंटरेक्शन एनर्जी पार्ट है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी है, या जिसको बाज दफा हम कूलम एनर्जी भी कहते हैं। और ये है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एनर्जी। ये तीन टर्म्स होती हैं जब हमने किसी भी सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका उसकी एनर्जी फंक्शनल लिखना होता है। तो यहाँ पे हम ये अस्यूम कर रहे हैं जी कि सर जो टोटल एनर्जी है वो फंक्शनल ऑफ डेंसिटी है, और अ, वो सम है तीन टर्म्स का, काइनेटिक एनर्जी फंक्शनल का और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, और ये आपके पास है एक्सटर्नल पोटेंशियल, इसको बार दफा कहते हैं। ये एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी है और ये बनती किस तरह से है, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल है और ये जो है ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब यह डेंसिटी ऑफ सिस्टम है, इसको अब कोहन और शाम ने इस ये जो एनर्जी फंक्शनल इस तरह से लिखा हुआ था इसको ब्रेकअप कर लिया, इसको रीराइट किया। ब्रेकअप करने का मतलब यहाँ पर रीराइट किया। उसने रीराइट करने में ये लिखा कि ये जो
काइनेटिक एनर्जी थी एक्चुअल सिस्टम की, उसको लिख लिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ नॉन इंटरएक्टिंग सिस्टम। नॉन इंटरएक्टिंग सिस्टम से मतलब होगा कि जी सर। सिस्टम के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ कोई, एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाते, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। जी सर। तो लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो टी एज अ फंक्शनल ऑफ एन लिखा हुआ था ये, और टी जी एस एज अ फंक्शन ऑफ एन, ये इसमें फर्क है। ठीक है, ये जी जी काइनेटिक एनर्जी फंक्शनल है इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स का, जी यानी ऐसे ऐसे पार्टिकल, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी एक्सर्ट करते हैं। जी ये काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स की है जो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। ऐसी सूरत में मैं जब कहूंगा कि पार्टिकल आपस में इंटरैक्टिंग है, तो तब उसका मतलब अब आपको समझ आ जाना चाहिए, और जब मैं कहूंगा नॉन इंटरैक्टिंग है तो तब आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये लफ्ज जी मैंने जी। बार बार यूज करना है। ठीक है, ओके। अब हमें पता चल गया कि नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम में या नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल के सिस्टम में हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई पोटेंशियल एक्सर्ट नहीं करता, वो नॉन इंटरैक्टिंग है। और जी अगर हम कहें कि वो इन एक दूसरे के ऊपर पोटेंशियल, कूलम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, या कूलम पोटेंशियल इनके दरमियान मौजूद है, तो हम कहेंगे वो इंटरैक्टिंग पार्टिकल का सिस्टम है। ठीक है, जी जब ये बात हमारे जहन में अब आ गई कि इंटरैक्टिंग पार्टिकल का सिस्टम क्या होता है और नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल का सिस्टम क्या होता है, तो अब जी हम जी। इस बात को बुनियाद बनाकर आगे चलते हैं कि ओके यहाँ सर। पर ये जो हमने एनर्जी फंक्शनल, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एनर्जी फंक्शनल जो हमने जी लिखा है, ये वाला, इसमें हमने, ये जो एनर्जी फंक्शन है इसमें हमने इंटरैक्टिंग पार्टिकल का एनर्जी फंक्शनल ये लिखा है, इंटरैक्टिंग पार्टिकल का। ठीक है, ओके सिस्टम सर। ऑफ पार्टिकल का। अब हमने ये किया कि उस एनर्जी फंक्शनल को रीराइट किया। रीराइट करते जी हुए दो चीजों का ख्याल रखा। एक ये कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हमने लिखी थी इंटरैक्टिंग सिस्टम के लिए, उसको लिख लिया एक काइनेटिक एनर्जी फॉर नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी फॉर नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम लिखा, तो इसमें इंटरैक्शन का असर शामिल होगा। ठीक है ना, ओके। और इसमें वो असर शामिल नहीं होगा। ये जो आपके पास टी एस एन लिखा है, इसमें इंटरैक्शन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि टी एन में इलेक्ट्रॉन की आपस में जो इंटरैक्शन, उसका कंट्रीब्यूशन मौजूद है। नंबर ओके वन। सर। नंबर टू, फिर हम आ गए इस टर्म के ऊपर, डब्ल्यू एन जी की टर्म के ऊपर। इस डब्ल्यू एन की टर्म को हमने इस तरह से लिखा। ओके सर। ठीक है, और इसके लिखने में हमने ये असूम किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी आपस में इंटरैक्ट नहीं करते। ठीक है, ओके। तो फिर ओके इसका क्या सर। मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन की एनर्जी हमने लिखी है, ये इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन से मुख्तलिफ होगी। ओके। बात समझ गए कि नहीं? जी सर। ये पहले ही आपको बता दिया कि ये तो जो है वो अपने क्या उसे कहते हैं, कूलम एनर्जी है एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से। बस एक मिनट के ओके लिए सर। मैं ये कॉल ले लूं। ओके सर। मैं वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं आ गया हूँ, अभी हम बात शुरू करते हैं। ठीक है, इजी हो ना? हेलो, ओके। ओके सर। आवाज आ रही है ना? जी इजी जी। हो ना? जी सर, इजी हूँ। अच्छा, तो मेरी बात सुनो फिर गौर से।
हाँ ये जी, हाँ जो जी। एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी ये तो हमने वैसे ही लिख दी, जी सर। ठीक है। अब इस बात के ऊपर आप गौर करो कि जी सर। हमने असल में यहाँ पे ये किया है कि ये जो इंटरैक्टिंग काइनेटिक एनर्जी थी ना, उसका नॉन इंटरैक्टिंग पार्ट लिख लिया, ठीक है ना। तो जी इंटरैक्शन की वजह से जो मसला होगा वो अभी बीच में से छोड़ दिया। इसी तरह से जी यहां पर जो है वो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की आपस में काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी, उसका नॉन इंटरैक्टिंग पार्ट जो है वो लिख लिया यहां पर, ठीक है ना। ओके सर। और इसमें से बीच में कुछ जो इंटरैक्शन की वजह से इफेक्ट होगा वो रह गया अभी, ठीक है। जी 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 अब अगर आपको मेरी बात समझ आ रही तो उसमें आपने गौर कर लिया कि ये इन दोनों पार्ट में से जो नॉन इंटरैक्टिंग वाला पार्ट है वो हमने लिख लिया यहां पर, ये और ये, जी जी ठीक है। जी और जो इनमें इंटरैक्शन की वजह से, इन दोनों में पार्टिकल पार्टिकल इंटरैक्शन की वजह से जो इफेक्ट होगा, जिसको अभी हमने जी छोड़ दिया, उसको जी जी। हमने यहां पे लिख लिया हुआ है, ओके सर। ठीक है। उनमें से जो एक इफेक्ट है जी जी। उसको हमने कह लिया एक्सचेंज इफेक्ट, और दूसरे को कह लिया ओके। कोरिलेशन इफेक्ट। तो इन दोनों का इकट्ठा नाम ओके रख सर। के इसका नाम रख लिया एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शनल एनर्जी फंक्शनल। बात समझ आ गई? ओके सर। हाँ, मतलब जल्दी की जरूरत नहीं है, मुझे भी जल्दी की जरूरत नहीं है, समझ नहीं आएगी। अगर डेटा का कोई मसला है तो कोई मसला नहीं, मैं फिर दोबारा से हम बात कर लेंगे, लेकिन बेशक थोड़ी सी बात भी समझो। अब रियल में उस बात को समझ के आगे चलो, ठीक है। जी जी, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ सर। हाँ, तो ये अब ओ। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम की एनर्जी यहां तक हो गई, और जी जो इंटरैक्शन की वजह से एनर्जी में चेंजेस आएंगी, उन सब जी जी। चेंजेस को हमने यहाँ पर एक्सचेंज कोरिलेशन एक्सचेंज एनर्जी कोरिलेशन फंक्शनल के एनर्जी तौर पे फंक्शन लिखा, है। जी जी। ठीक है। इसको ओके कहते हैं एक्सचेंज सर। कोरिलेशन एनर्जी फंक्शनल, ठीक है। ओके सर। तो ओके। इसका ये मतलब हुआ कि जब हमने ये टोटल एनर्जी फंक्शनल यहाँ पे लिख लिया, लिखने के बाद उसकी जो फॉर्म लिखी हमने 2.30 इक्वेशन में, तो 2.30 इक्वेशन में इसकी ये फॉर्म लिखने के बाद हमने उसने ये आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज क्या है, और साथ में ये भी बता दिया, ये जो बात मैंने अभी आपको समझाई कि ये जो जी एक्सचेंज कोरिलेशन एनर्जी फंक्शनल हमने लिखा है, ये असल में जी डिफरेंस है इंटरैक्टिंग जी। काइनेटिक एनर्जी का और नॉन इंटरैक्टिंग काइनेटिक एनर्जी का। इसी तरह से फिर और नॉन कुल इंटरेक्टिव। कूलम एनर्जी का, ओके और सर। उसमें से ये भी डिफरेंस। हार्ट्री एनर्जी का। इसको और असल ना में हार्ट्री एनर्जी कह लेते हैं। नॉन इंटरेक्टिव। नॉन इंटरैक्टिंग पार्ट की जो एनर्जी होती है ना, इसको हम क्या लेते हैं, ये क्लासिकल कूलम अच्छा। एनर्जी है, एक नाम इसका ये है। दूसरा नाम इसका हार्ट्री एनर्जी है। यानी अगर ये हार्ट्री एनर्जी लिखा जी। हुआ है तब भी इसका यही मतलब है, अगर हार्ट क्लासिकल रेट। कूलम एनर्जी सर। लिखा है तो तब भी इसका यही मतलब है। ये बात समझ गए हो, ठीक है। जी जी। अब जी सर। यहाँ पर इसके ऊपर ये जो आपका एनर्जी फंक्शनल लिखा है हमने 2.30 इक्वेशन में, इसके ऊपर अप्लाई किया वेरिएशनल प्रिंसिपल। क्या अप्लाई किया इसके ऊपर? वेरिएशनल प्रिंसिपल, जी जी। ठीक है। वेरिएशनल प्रिंसिपल का मतलब ये वेरिएशनल हुआ, प्रिंसिपल। वेरिएशनल प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का, ये जो जी फंक्शनल लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव लेकर के उसको जीरो के बराबर पुट कर लिया। जब इसका डेरिवेटिव लेकर के विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, जी इसका ऑपरेट डेरिवेटिव लेकर के उसको जीरो के पुट किया, और साथ में यहाँ पे एक म्यू, एक वेरिएबल है, इसको लग्रांज मल्टीप्लायर कहते हैं या पैरामीटर आप कह लें इसको, ये इंट्रोड्यूस भी करवा दिया। और
जब वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है 2.33। ये जो 2.33 इक्वेशन है, जी इस इक्वेशन को हमने जब कंपेयर किया, जो अच्छा ये जो जी इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है ना, जिसको मैंने कहा था ये वेरिएशन इसकी करनी है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, और फिर उसको 0 के बराबर पुट कर देना है, और कोई कंडीशन उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर लेनी है। हमने अपना कंडीशन अप्लाई की है थ्रू द लाग्रांज मल्टीप्लायर म्यू। बता के देख के फिर बताना आपको। जी इस इक्वेशन को कहते हैं ऑलर इक्वेशन। ठीक है, ओके सर। ये ऑलर इक्वेशन जो है थैंक यू जी, मेहरबानी शुक्रिया। ये पहले भी हाँ अभी कस्टमर आ इसमें रहा है, लिखी है, सर पे कर ले। एक दो वो मैं चाहिए आपको बताता हूँ जी कहाँ पर लिखी है। उसको। ये लिखी हुई है पहले ऑलर इक्वेशन। जी ठीक है, ओके सर। तो जब हम इस पे गौर कर रहे हैं तो इसकी जगह के ऊपर ये जो वी एस जी आर है, आगे ठीक हो है, जाएगी। ये जी जो वी एस आर है, इसकी जगह के ऊपर यहाँ ओके सर। पर जो अभी हमने दोबारा ऑलर इक्वेशन लिखी है, उसमें इस वी एस आर की जगह ये है, ये म्यू तो उसी तरह आ गया दूसरी तरफ। ठीक है, जी और ये भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी फंक्शनल भी आ गया, साथ जी में या जहां वहां पर जो वी एस आर था उसकी जगह अब ये आ जी गया सारे का सारा, ये वाला जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया। ओके सर। ठीक है, ये वाला इक्वेशन है। ये ऑलर इक्वेशन बन गई, और इस ऑलर इक्वेशन में पहले एक ऑलर इक्वेशन बनाई। जी इस ऑलर इक्वेशन में ये देखें, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फंक्शनल का डेंसिटी डेरिवेटिव है, और यहाँ पे जी सिंपल एक पोटेंशियल है जिसको हमने कहा जी था बी एस आर। इसको बाज जी दफा कोहन शाम पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, ओके सर। कोहन शाम पोटेंशियल, और साथ में यहाँ पे क्या है, म्यू। म्यू अब हम इसी को, ये क्वेश्चन जहन में सीन कर लो जरा, सो जहन में इसकी तस्वीर बिठा लो, जरा बिठाओ आप उसी तस्वीर को बिठा करके अगर इस इक्वेशन के ऊपर आओ, इस इक्वेशन के जी ऊपर जी ये पहली टर्म वैसी है जैसी वहां पर थी, इस साइड वाली भी वैसी है जैसी वहां पर थी। अब जो वी एस वहां पे लिखा था उसकी जगह पे ये सारा कुछ है, वी एस जो यहाँ वहां पर लिखा था उसकी जगह पे ऊपर ये है सारा कुछ। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन ऑलर इक्वेशन हमने लिखी थी नॉन इंटरएक्टिंग सिस्टम के लिए, ये जो ऑलर इक्वेशन हमने लिखी थी नॉन इंटरएक्टिंग सिस्टम के लिए, इस ऑलर इक्वेशन में जब हमने इंटरएक्टिंग सिस्टम वाला पार्ट जो है वो शामिल किया, तो उसके नतीजे में जो ऑलर इक्वेशन है वो ये बन गई। ठीक है, अब इस ऑलर इक्वेशन में और इस ऑलर इक्वेशन में फर्क जो आया वो ये आया कि इस पोटेंशियल की जगह के ऊपर जो कि सिर्फ अकेला वी एस आर था, अब उसकी जगह के ऊपर देखें ये एक पोटेंशियल आ गया वी आर, प्लस ये वाला पोटेंशियल आ गया, प्लस ये वाला पोटेंशियल आ गया। तो अब ये तीन पोटेंशियल आ गए इन तीनों इसकी जगह के ऊपर। ठीक है, और ये जो तीनों पोटेंशियल का सम है इसको हम कहते हैं कोहन शाम पोटेंशियल, कोहन शाम इफेक्टिव पोटेंशियल, इफेक्टिव कोहन शाम पोटेंशियल। और ये तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक है एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये वाला, क्योंकि ये वाली टर्म आई है इससे, इससे, ठीक होगी बात। और इसको, ये देखो, इसको कहते हैं हार्टरी पोटेंशियल। ये हार्टरी पोटेंशियल जो है ये इसलिए इसको कहते हैं, ये हार्टरी टर्म से आया है, क्योंकि अब हमने ये कहा था हार्टरी टर्म है, ये यहां से आया है, इसलिए ये हार्टरी पोटेंशियल हो गया। ये हार्टरी एनर्जी से आया, ये हार्टरी पोटेंशियल। इसी तरह से ये जो है, ये जो कुछ भी होगा ये आया है एक्सचेंज पोटेंशियल से, एक्सचेंज एनर्जी फंक्शनल से। ये चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव एक्सचेंज एनर्जी फंक्शन का है, इसके लिए इसको कहा एक्सचेंज पोटेंशियल। ठीक है, तो अब तीन तरह के पोटेंशियल हो गए,
यानी कोहन-शाम पोटेंशियल, इफेक्टिव पोटेंशियल में तीन तरह के पोटेंशियल हो गए। ये है एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये है हार्टरी पोटेंशियल और ये है एक्सचेंज कोरिलेशन पोटेंशियल। और ये एक्सचेंज कोरिलेशन पोटेंशियल बनेगा कैसे? एक्सचेंज एनर्जी फंक्शनल लिखेंगे पहले और फिर एक्सचेंज एनर्जी फंक्शनल का डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शनल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। तो जो आंसर आएगा वो आपके पास बनेगा एक्सचेंज कोरिलेशन पोटेंशियल। जब ये तीनों पोटेंशियल हमें पता चल जाएंगे तो इन तीनों पोटेंशियल को यहां पर रखेंगे और इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये वन पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई। इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो ही इस श्रोडिंगर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो उसके नतीजे में हमें दो चीजें हासिल होंगी। एक हमें वेव फंक्शन हासिल होंगे जिनको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फाई जे आर, और दूसरा हमें ये जो एनर्जी है, एनर्जी आइगन वैल्यूज हासिल होंगी इस इक्वेशन को सॉल्यूशन से, जिनको हम कोहन-शाम आइगन वैल्यूज कहते हैं।